जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बीपीएससी का और सीडीपीओ बीपीएससी या सीडीपीओ इसका प्रीलिम्स का यह सेट नंबर तीसरा करेंगे। इसके पहले हम दो कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो जाके देखिए, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, जो बिहार एसआई मेंस का देंगे उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, रेलवे का देंगे उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। यानी कि वन डे जितना भी एग्ज़ाम होता है यह सारा के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे दुनिया का कोई भी पीसीएस हो उसमें जो है सारा आपका इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इससे जुड़े देखिए, ये जो है आपका मॉर्निंग इवनिंग में जो है 9 PM में आपका डेली यह सेट आपको मिल जाएगा। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आसानी से। तो एक बार वीडियो देखिए, फिर एक बार पढ़ के जो है अपने आप में लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए आपको कितना नंबर आ रहा है। कमेंट में नंबर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न नंबर आज का जो सेट नंबर 3 का है वह पहला सेट किसका है। पहला देखेंगे क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का जो नाम था, पहला है बाणभट्ट, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है कालिदास। तो बताएंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम जो था वह बाणभट्ट था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। कह रहा है कि बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। पहला में वेद है, दूसरा में त्रिपिटक, तीसरा है उपनिषद, चौथा है मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, त्रिपिटक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पे अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु परिनिर्माण किस स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी कि परिनिर्माण किस स्थान पर हुई थी। पहला ऑप्शन में है कुशीनगर, दूसरा है राजगीर, तीसरा है सारनाथ, चौथा है बोध गया। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कुशीनगर में। और इसके जो अपने अंतिम पड़ाव जो था यह कुशीनगर पहुंचे थे और इस यह 483 ईस्वी में यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। लोथल की खुदाई किस सभ्यता से पता चलता है। कह रहे कि लोथल की खुदाई किस सभ्यता से पता चलता है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है सिमोरिया की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा है वैदिक सभ्यता। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा गुजरात, यानी क्या लोथल कहाँ मिलता है, गुजरात में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता में इसका खुदाई किया गया था। इसका उत्खनन जो किया था 1975 में किसने किया था, SR राव ने किया था। SR राव ने। यह एक बंदरगाह शहर था जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहा जाता था, और जहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से, लोथल से। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है सारनाथ और चौथा है कुंडलग्राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, यह 540, कोई सोर्स आपका 540 लिखता है और कोई में 599 मिलता है। तो अगर आप 540 और 599 दोनों ऑप्शन में रहे तो आप 599 को टिक करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसका मृत्यु जो हुआ था यह पावापुरी में, कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में। भगवान महावीर की मृत्यु यह पावापुरी में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंत करके किया था, जिसके नंद वंश का एवं अंत किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि नंद वंश का जो संस्थापक था वह शिशुनाग था, और इसको अंत मतलब शिशुनाग था, और जो है इसने नंद वंश का अंत किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चल नेक्स्ट करते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। पहला महाभारत में, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद, चौथा है संयुक्त निकाय से। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें? यह अंगुत्तर निकाय में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 8 नंबर का कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह अलेक्जेंडर कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर, यह जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा यह जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप नामक यह एक अंग्रेज विद्वान थे जो अशोक के लेखों को यह कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप नाम था इसका। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। 9 नंबर प्रश्न है करा कि सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें और अंतिम गुरु पहला है गुरु नानक, दूसरा है तेग बहादुर, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, और चौथा है गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो यह होगा यह गुरु गोविंद सिंह, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और इनका जन्म हुआ था 666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में। यह बिहार के पटना शहर में हुआ था। बिहार के पटना शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका करे कि किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है शेरशाह, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है करेक्ट वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था कौन थे? इसका पहला ऑप्शन में है गुरु नानक, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है अर्जुन देव, और चौथा है गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यह गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन थे? पहला है यह राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भोला भाई देसाई, तीसरा है KM मुंशी, चौथा है सरदार पटेल। इसका बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। कहा कि 1945-46 में जो दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष ये हुए पेश हुए वकील जो थे वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका भोला भाई देसाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता को ध्वज को कहाँ फहराया था? पहला है पेरिस में, दूसरा है लंदन में, तीसरा स्टुटगार्ट, चौथा है जिनेवा में। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी का शहर है। मैडम कामा ने जो है यह साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा यह जो है फहराया गया था, यह स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 14।
कह कि बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, आप देखेंगे ऑप्शन ए में है 1347, ऑप्शन बी में है 1402, ऑप्शन सी में है 1380, ऑप्शन डी में है यह 1363। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 1347 होगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1347 में। और किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर प्रश्न करें कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? आदेश जो है किसने दिया था? पहला है कि लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 16 करें कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कुतुब मीनार यह पूरा किसने किया था? यह इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार यह जो है इसका नींव डाला था यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक की मृत्यु जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कि ऐबक की मृत्यु के बाद जो है यह इल्तुतमिश क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था। इसको अभी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 17 होगा ना। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला है कि 1853, दूसरा 1855, तीसरा 1857, चौथा है 1861। तो आप इसका राइट आंसर जो बताएंगे वह होगा 1857 का, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और 1857 के विद्रोह के समय यहाँ का गवर्नर जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न चलते हैं, खिलजी राजवंश का शासनकाल था। खिलजी राजवंश का शासनकाल था यह 1206 से 1290, 1290 से 1320 और 1320 से 1414, 1414 से 1451। चलिए बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। खिलजी राजवंश का जो शासनकाल था कब से कब था? इसका राइट आंसर जो होगा यह 1290 से 1320 रहा था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का शासनकाल जो रहा था वह 1290 से 1320 तक रहा था और इसकी स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसको भी ध्यान में रखेंगे। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? पहला है उज्जैन, दूसरा है कन्नौज, थानेसर या फिर प्रयोग। बताएंगे कौन सा था? हर्ष साम्राज्य की राजधानी कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा थानेसर, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया? तो पहला ऑप्शन में है सिंगापुर, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है कलकत्ता और चौथा है रंगून। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यह सिंगापुर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और कब किया था? यह 1943 में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे क्या होगा। करें कि महानवमी या नवरात्रि उत्सव डैश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। करें कि महानवमी नवरात्रि उत्सव के साम्राज्य में यह बहुत उत्साह से मनाया जाता था। पहला है मुगल, दूसरा है खिलजी, तीसरा है विजयनगर, चौथा है मराठा। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयनगर में महानवमी या नवरात्रि उत्सव साम्राज्य में जो है ये विजयनगर साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार था, पहला 1000 से 6000 ईसा पूर्व, दूसरा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तीसरा है 2500 से 1500 ईसा पूर्व और चौथा है
क्या 1800 से 1500 ईसा पूर्व। बताएंगे पूर्व वैदिक काल का यह विस्तार कब से कब था। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार था यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक काल का विभाजन मुख्यतः दो भागों में, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो था वह 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का जो था 1000 से 600 तक ईसा पूर्व के बीच था। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने जो है विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था। पहला में क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है JB कृपलानी और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न करें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल यह मुख्यतः बना था। पहला ईंटों से, दूसरा पत्थर से, लकड़ी से, यह मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा पटना पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त का महल जो था वह लकड़ी का बना हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला है कि पंचमहल, दूसरा है दीवान ए खास, तीसरा है जोधाबाई का महल, चौथा है बुलंद दरवाजा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पंचमहल होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। करें कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला में है खारवेल, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। 26 का आंसर होगा आपका खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, यह खारवेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कह रहा है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। यह जो है परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन जो है उसके समानार्थी नहीं था। और चौथा है यह डी है कि सूबा का समयनी था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट कि मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उसको चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। पहला है लाल, दूसरा है नीला हरा, तीसरा है पांडु और चौथा है डी नीला। चौथा क्या है नीला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो इसका होगा लाल किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो लाल का, ठीक है, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। और इसके ऊपरी हिस्से का लाल रंग की पुताई की जाती थी, जबकि निचले हिस्से में जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। निचले हिस्से में जो है यह काले रंग का क्या करता था, चित्रकारी किया जाता था। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया। ऑप्शन ए में है फादर एंथोनी मॉर्सरेट, दूसरा है फ्रांसिस्को पल्सर्ट, तीसरा है निकोलो मुनक्की, चौथा है फ्रांस्क्वायर यह वर्नियर। कौन था, इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
कह कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का यह क्या क्या समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था। पहला है वारंगल, दूसरा है नागलापुर, तीसरा है उदयगिरी, चौथा है चंद्रगिरी। बताएंगे कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागलापुर का। ठीक है, नागलापुर का स्थापना ये किसने किया था। तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 32 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका देखेंगे कि पहला कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 में हुआ था। यह कथन तो सही है। खानवा का युद्ध यह 1527 में हुआ था। ये भी क्या है, सही है। घाघरा का युद्ध यह 1529 में हुआ था। ये भी सही था। लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं, यह 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था कब, 1528 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं 1528 में हुआ था। 1528 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका देखिए 33 भूगोल शुरू होता है। ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी कह रहा है कि पृथ्वी की छत स्थित है। पहला है साइबेरिया में, दूसरा है हिमालय में, तीसरा है तिब्बत पठार में, चौथा अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक वृत्त में। बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर है। तो पृथ्वी की छत कहते हैं पामीर की पठार को। ठीक है, पामीर की पठार यानी कि आपका तिब्बत के पठार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 34 करें कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर और पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है क्या। पहला है पांचू मृदा, दूसरा है डुमटी मृदा, तीसरा है बलुई मृदा, चौथा है लोयस मृदा। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोयस मृदा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा रेखा बनाती है। भारत के साथ ये सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाती है। पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, ये चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सीमा या स्थलीय सीमा कितना से करती है, 4096.7 किलोमीटर। और अगर सबसे कम पूछे यह है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। 106 किलोमीटर का। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। पहला राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान और चौथा है मध्य गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान का मैदान। यह सबसे अधिक करे कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है, तो यह राजस्थान का मैदान है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है करें कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अफ्रीका। तो बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है यह होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्गों से, दूसरा है राजकीय मार्गों से, तीसरा है जिला मार्ग से, चौथा है ग्रामीण सड़कों से। बताएंगे भारत का 40% सड़क मार्ग परिवहन जो होता है वह किससे होता है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी
का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर जो करेंगे बताएंगे कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन में है यूएसए, दूसरा में है नॉर्वे, तीसरा में स्वीडन, चौथा में कनाडा। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा यह आपका कौन सा होगा, तो यह आपका सी हो जाएगा, यानी स्वीडन। ठीक है, 41 का हो जाएगा सी, सॉरी स्वीडन नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा कनाडा। कौन सा होगा, कनाडा, सॉरी कनाडा हो जाएगा। कौन सा, कनाडा। नेक्स्ट करें कि किस नदी पर यह विश्व शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो पहला है कावेरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है महानदी। तो बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा शिव समुद्रम, यह जलप्रपात यह किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम आ गया, यह कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 41। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? पहला है सोन, दूसरा है गंडक, तीसरा है कोसी और चौथा है गंगा नदी। तो कह रहे हैं कि सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जो जाना जाता है वह कोसी नदी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा है, पहला है आमों की बौछार, दूसरा है आमों का टपकना, तीसरा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, चौथा है आम की फसल। तो बताएंगे यह आम्र वर्षा क्या होती है? तो आम्र वर्षा यह होती है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट सूची 2 को सूची 1 से मिलान करें, और एक में नृत्य दिया है, दूसरे में जो आपका मिस्र, दूसरे में क्या दिया है, देश। ठीक है, नृत्य समूह और एक है नृत्य आपका देश है। ठीक है, तो देखेंगे यहूदी, यहूदी जो है यह इजराइल का है। ठीक है, यहूदी कहाँ का है, इजराइल का। टोडा, टोडा जो है टेडा, टेडा लीबिया का, टेडा कहाँ का है, लीबिया का। और बेंजा, बेंजा मिस्र का है, बेंजा कहाँ का है, मिस्र का। लूर जो है, लूर कहाँ का है, तो लूर जो है ये आपका ईरान का है। तो देखेंगे यहूदी इजराइल का, टेडा लीबिया का, बेजा मिस्र का, लूर जो है ईरान का। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 3 1 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 3 1 2 आपका राइट आंसर जो है यह सिर्फ और सिर्फ डी में दिया गया है, और डी ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कराए कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखेंगे कराए कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कराए कि भारत का कुल क्षेत्रफल यह 3.28 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तीसरा है भारत में रेखांकीय विस्तार, रेखांशीय विस्तार जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 तक है। और चौथा है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। करा कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल यह 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यह कथन तो सही है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार यह 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 मिनट से लेकर के जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यह कथन भी आपका क्या है, सही है। और रेखांशीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.25 पूर्वी है, यह कथन भी आपका क्या है, सही है। लेकिन भारत में भी वर्तमान में राज्य की संख्या पूछे तो यह 26 नहीं है, 28 राज्य है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, और पानी बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है यह किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन था। वृक्ष को बचाने के लिए जो आंदोलन था उसको कहते थे चिपको आंदोलन, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसके संबंधित एक नेता था जिसका क्या हुआ, हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया, जो 21 मई 2021 को इसका निधन हो गया, जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसका संबंध यह उत्तराखंड से था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
सीमेंट उद्योग लगाने के लिए कौन सी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है? पहला है विद्युत का, दूसरा परिवहन का, कह कि कच्चा माल का, कोयला का। कह सीमेंट उद्योग लगाने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी जब आप सीमेंट उद्योग लगाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा यह विद्युत की आपका आवश्यकता होगी, परिवहन का होगा और कच्चा माल का होगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? पहला है कन्याकुमारी, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है नागरकोइल और चौथा है रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 48। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन देश है? तो यह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह कितना स्थान है? तो भारत का स्थान 7वां है। कितना है? 7वां है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रथम स्थान पर यह रूस है। प्रथम स्थान पर कौन है? रूस है। भारत में जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और पूरे विश्व में भारत कितने % क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो 2.42% फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि निम्नलिखित उच्च ताप उच्च वच आकृति पर यह ध्यान दीजिए। पहला कि महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ी। अब इसमें देख रहा है कि उपरोक्त उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम को सजाइए। इसको सजाने कैसे बोल रहा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप देखेंगे यह महादेव पर्वत, यह क्या होगा? सबसे क्या हो जाएगा? कह कि पश्चिम से पूर्व की ओर से जाना है ना, तो सबसे पश्चिम में जो है वह महादेव पर्वत है, दूसरा मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खांसी की पहाड़ी। इसका मतलब आपका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 यह क्रम में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा यह जोड़ा सही नहीं है? इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लोनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका सी नंबर होगा, लोनी या राजस्थान सही सुमेलित है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यह आपका लोनी राजस्थान में बहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोनी जो है आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ गलत जोड़े की पहचान करना है, गलत जोड़े की पहचान करना है। 51 का करें कि कोल्हान खनिज संसाधन से संबंधित है, कच्छ जो है वन संसाधन से, मालाबार तट जल संसाधन से, मध्य गंगा मैदान यह मृदा संसाधन से है। कौन सा गलत है ये चूज करना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा कोल्हान यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोल्हान जो है यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन तो सही है। कच्छ यह वन संसाधन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कच्छ जल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार यह जल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। और मध्य गंगा मैदान यह मृदा संसाधन के लिए है, यानी कि 1, 3 और 4 आपका क्या है? सही है। जबकि कच्छ जो है वन संसाधन के लिए नहीं, जबकि जल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? लद्दाख एक में है क्षेत्र और दूसरा में है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। तो पहला में है लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा में है दंडकारण्य यह जूट की कृषि, और तीसरा में है यह उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, और चौथा में है रॉयल सीमा यह चाय की बागान में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा सही जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है? जिसका राइट आंसर होगा यह उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। करें कि निम्नलिखित राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का
यह 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व निम्न। कह रहा है कि राज्यों में उच्च से निम्न यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व जो होगा उसको चुनेंगे। तो आप देखेंगे पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। दूसरा में है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब। तीसरा है बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो करेंगे वह हो जाएगा बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह अपना बिहार ही है। यहाँ पर जो है 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 54। कह सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक में तो जनजाति है, दूसरा में मूल राज्य है। तो थारो का मिलान करेंगे कहाँ पर है? थारो का मिलान जो करेंगे वह कहाँ पर है? तो इसको देखेंगे थारो कहाँ पर है। तो थारो जो है आपका कह रहा है कि कौन सा सही मतलब मिलान करना है इसको सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका थारो जो हो जाएगा, थारो उत्तर प्रदेश में। थारो कहाँ पे? यह उत्तर प्रदेश में। और भील जो आपका यह पड़ता है राजस्थान में। भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड में। थारो उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 1 2 3 आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है और 4 ही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट बेगई क्या है? बेगई क्या है? ऑप्शन ए में है पश्चिम एशिया की जनजाति। ऑप्शन बी में है मध्य एशिया में बहने वाली तूफान। ऑप्शन सी में है अमेरिका में चलने वाले चक्रवात। ऑप्शन डी में है व्यापारिक पवने। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कह रहे कि बेगई जो है यह पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया की जनजाति है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है जैव सुरक्षा समझौते से। दूसरा है प्रदूषण से। तीसरा है ओजोन संरक्षण से। चौथा है यह जलवायु परिवर्तन से। तो बताएंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव सुरक्षा समझौते से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें क्या कर रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? पहला है द हेग में, दूसरा है नैरोबी, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है वाशिंगटन DC। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय यह केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और इसका स्थापना जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 59 करेक्ट कि मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? पहला है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। दूसरा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तीसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। चौथा है यह पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि मौसम जो बदलते हैं यह पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का राज व्यवस्था करें कि निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका यह राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी सेक्शन चलते हैं। अब करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपका पहला है 39वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 40वां, चौथा है 44वां। इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। आपका आंसर होगा
यह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं क्या? तो आपका ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा मंत्रिमंडल, और तीसरा है राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होता है कौन सा? इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्य ये होते हैं और यह अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 करें कि भारतीय संसद में शामिल है पहला केवल लोकसभा, दूसरा है केवल राज्यसभा, तीसरा है केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, चौथा है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जो होगा भारतीय संसद में जो शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है संसद में शून्यकाल का समय जो है वह कब है? पहला 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। शून्यकाल यह का जो काल होता है वह 12 से 1 बजे के बीच होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 64 चलते हैं, करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। यह प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या फिर भारत के महान्यायवादी को। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वह राष्ट्रपति को लिख करके, ठीक है, राष्ट्रपति को लिख करके आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल यह पेश किया गया कब? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का, करेक्ट 1971 में, 1967 में या फिर 1968 में या 1972 में। तो बताएंगे कब हुआ था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो पेश हुआ था यह 1968 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका, भारतीय संविधान के किस अनुसार मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म यह अनुच्छेद 23 में है वर्णित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरा है आपका GVK राव समिति और तीसरा है यह अशोक मेहता समिति या फिर LM सिंधवी समिति। बताएंगे 67 का आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है यह चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि GVK राव समिति का संबंध जो है यह ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण से है, जबकि अशोक मेहता का संबंध जो है यह पंचायती राज से है। ML सिंधवी समिति का संबंध लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज की पुनर्शक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं, उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। पहला है 41वें संविधान संशोधन, दूसरा है 44वें संविधान संशोधन और तीसरा है 46वें संविधान संशोधन और 47 डी नंबर जो है वह है आपका 42वें संविधान संशोधन। तो बताएंगे उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न करें कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका सहायता नहीं है, सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। उस निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका को यह निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 6 माह या 4 माह, 2 माह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 6 माह के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, करें कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में है मौलिक कर्तव्य
ऑप्शन सी में है नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यह पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था यह अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है, और अनुच्छेद 40 जो है यह नीति निर्देशक तत्व में आता है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 71 नंबर। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व यह नहीं करती है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। तो पहला है कि पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दूसरा है लोगों की हिस्सेदारी। तीसरा है सामुदायिक विकास। चौथा है पुरुषों की हिस्सेदारी। तो यह कौन सा करा कि पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यह पुरुषों की हिस्सेदारी यह जो है यह प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 72 करा कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसका? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय जनता की। यानी कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 12 और चौथा है 20। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह आपका सी हो जाएगा 12 को। ठीक है, 12 को। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, साहित्य, संगीत एवं कला आदि से जुड़े कितने 12 व्यक्तियों को जो है यह मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सी धारा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह धारा 170 के तहत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 करें कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताएंगे भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए में है 324, अनुच्छेद 148, 342 और अनुच्छेद 325। इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। सतहत्तर नंबर करें कि विधि का नियम या कानून का अधिक राज्य का मतलब क्या है। अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम यह कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। पहला है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। दूसरा है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। तीसरा है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका राइट आंसर जो होगा यह 77 का जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है भाग 9 के तहत यह पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी में है 1991, ऑप्शन सी में है 1992 और ऑप्शन सी में है यह 1993। तो इसका राइट आंसर होगा 1992।
भारत में संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया, यह 1992 में, 73 में एवं 74 में संविधान संशोधन के रूप में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से, और लगभग 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान से बीपीएससी में पूछा जाता है। और देखते हैं इस पर अगला प्रश्न। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलती है? पहला है कि वेग या गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो यह आवृत्ति जो है नो चेंज होता है, यानी कि आवृत्ति उसका अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जाएगा तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, पहला है 303 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और चौथा है 3 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग जो होगा यह 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है लियोनोव, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है माइकल कॉलिंग्स, और चौथा है जेम्स वैन एलन। यह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लूटोनियम, यह न्यूलाइड, ठीक है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यह करें कि न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि 242 में से अगर 94 घटा देंगे तो ये क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 148 आपका राइट आंसर होगा। और 148 जो होगा वह किसमें है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, पहला है जल की, दूसरा है वायु की, तीसरा है खून की, और चौथा है शहद की। तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहद का। किसका होता है? शहद का, यानी आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट दूध का घटिया स्रोत, दूध जो है यह किसका घटिया स्रोत है? तो पहला है कैल्शियम का, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा विटामिन सी, और चौथा है कार्बोहाइड्रेट का। तो बताएंगे दूध जो है यह किसका घटिया स्रोत है? तो यह विटामिन सी का, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए यह फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो है यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि आपका यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 87। करें कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? पहला है कि माल्टेज, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है जाइमेज, चौथा है डायस्टेज। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर जाइमेज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। पहला है सूखा रोग, दूसरा है रक्त अल्पता, तीसरा है घेंघा रोग, और चौथा है बेरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा करेक्ट कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से यह निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा? तो यह बेरी रोग होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यह मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में है विटामिन के, ऑप्शन बी में है विटामिन ई, ऑप्शन सी में है विटामिन ए, और ऑप्शन डी में है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। करें कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, पहला है आर्किमिडीज सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन के गति नियम,
तीसरा है बर्नौली सिद्धांत, चौथा है पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। इसका होगा पास्कल का नियम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 91। प्रकाश की गति है, करें कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो पहला है 9 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, चौथा है यह 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ यह वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पहला है हींग, दूसरा है शिलाजीत, तीसरा है सुहागा, चौथा है फिटकिरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हींग होगा। कौन सा होगा, हींग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पदार्थ है और अनुप्रयोग है, पदार्थ है और क्या है, अनुप्रयोग है। अब देखेंगे नीला थोथा, नीला थोथा का जो यह किससे संबंधित है। नीला थोथा यह किससे संबंधित है, इसको ध्यान से देखेंगे कौन सा होगा। तो देखिए कह रहे कि नीला थोथा, तो नीला थोथा यह कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग जो है कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में करते हैं। तो नीला थोथा किससे हो जाएगा, कवकनाशी से। और इयोसिन, इयोसिन जो है ये इसका उपयोग लाल स्याही के रूप में करते हैं, इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में। और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ये जो है पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा यह मेघ विजन में किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का। तो इसका हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। और यह हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, यह कृतंतनाशी, ठीक है, जो कहते हैं रोडेंस। यह इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अब देखेंगे कि 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है। 2, 3, 1, 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है। 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, और डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, और इसका राइट आंसर होगा यह 12 जनवरी, दूसरा है 1 अप्रैल, तीसरा है 1 मई और चौथा है 1 दिसंबर। तो बताएंगे विश्व एड्स दिवस यह कब मनाते हैं। यह 1 दिसंबर को मनाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा है लिनक्स, चौथा है ओपन ऑफिस। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो होगा यह ओपन ऑफिस होगा। ओपन ऑफिस यह जो है सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 95 का, 1 मिनट। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक यह सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए गूगल क्रोम और लिनक्स, ओपन ऑफिस ये सब क्या है आपका सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है ना, तो नहीं में इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि यह जो है क्या है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। जबकि शेष क्या है सभी, यह जो है तीनों जो है यह आपका ओपन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन यह कहाँ से आता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह ऑप्शन ए में है गाजर से, ऑप्शन बी में है डैफोडिल से, ऑप्शन सी में है चुकंदर से, ऑप्शन डी में पपीता से। तो ऑप्शन सी बी जो आपका राइट आंसर होगा डैफोडिल से आता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन यह कहाँ से आता है, तो यह डैफोडिल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में व्हाइट बड रोग यह किसकी कमी से होता है। पौधा में व्हाइट बड रोग यह किसकी कमी से होता है। पहला है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है बोरॉन, चौथा है मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह जिंक की कमी से होता है। ठीक है, पौधे में व्हाइट बड रोग जो होगा वह जिंक की कमी से होता है। दूध का सफ़ेद रंग
होता है? यह कैसिन से, एल्ब्यूमिन से, लैक्टोज से, यह ग्लोबुलिन से। तो बताएंगे 98 का राइट आंसर क्या होगा कि दूध का सफ़ेद रंग जो होगा वह कैसिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि वेब पोर्टल संबंधित है। वेब पोर्टल यह संबंधित है पहला ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, यह ई लॉजिस्टिक्स से। तो बताएंगे वेब पोर्टल यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ई एग्रीकल्चर से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून यह संबंधित है पहला है अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, दूसरा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, तीसरा है सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से और चौथा है जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि प्रोजेक्ट लून जो है यह किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट लून यह बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रोजेक्ट लून यह बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं 101 नंबर है। करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीस्कोप के द्वारा टेलीविजन के द्वारा दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला है अवरक्त, दूसरा है परावैंगनी, तीसरा है सूक्ष्म तरंग और चौथा है एक्सरे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा अवरक्त, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 102। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से यह वजह से नहीं होता है। करें कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से नहीं होता है। किसके वजह से नहीं होगा? पहला है ओजोन गैस, दूसरा है ओजोन परत का अपक्षय, तीसरा है प्रदूषण, चौथा है पराबैंगनी किरण। तो जलवायु परिवर्तन किसकी वजह से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पराबैंगनी से नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? करें कौन सा जो है सर्वाधिक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, रक्त में हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह रक्त में हीमोग्लोबिन। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा अम्ल जो है यह वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, यह जो है यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट चलते हैं मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्लाज्मा में बिंबाणु और आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी ये उपरोक्त में से सभी। बताएंगे 105 का जो होगा वह कौन सा राइट आंसर होगा? तो रक्त की श्यानता जो होता है किसके कारण होता है? रक्त में प्रोटीन के कारण, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है 106। करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यह पीने के पानी के शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस यह पीने के पानी के लिए शुद्ध के रूप में शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला है हीलियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 107। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? पहला है तालाब, दूसरा है खेत, तीसरा है वन और चौथा है समुद्र। तो करें कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? तो तालाब जो है आपका क्या है? यह कृत्रिम परितंत्र है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 108। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जो है
ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका दीवार, चौथा है राइबोसोम, पांचवा है, चौथा क्या है, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो कह रहा है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कोशिका दीवार। ठीक है, कोशिका दीवार यानी कि ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग जो है यह कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा और एड्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह त्वचा का प्रदाह होता है। त्वचा का प्रदाह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर का रंग लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? पहला है बीटा कैरोटीन, दूसरा है एंथोसाइनिन, तीसरा है लाइकोपिन, चौथा है नियोप्रिन। तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है यह लाइकोपिन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 111 नंबर। अब देखिए यहाँ से अर्थव्यवस्था यानी कि आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन ये भी आपका आएगा। चलिए देखते हैं करें कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? बजट 2005-06, बजट 2006-07, बजट 2008-09 और बजट 2004-05। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह केंद्रीय बजट 2005-06 में इसका प्रारंभ हुआ था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। करें कि पीएम केयर कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसका राइट आंसर जो होगा कह रहा है कि पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है कि ट्रस्टी नियुक्त किया गया कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। यह कथन एक सा क्या है, सही है। दूसरा, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति ये संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। यह कथन भी क्या है, सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना, यह भी क्या है, कथन सही है। और चौथा नंबर है कि इसे कोई बजट या सहायता नहीं मिलती है। यह कथन भी क्या है, सही है। यानी दिया गया चारों कथन क्या है, सही है। इसीलिए से राइट आंसर इसका जो होगा यह उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर इसका पहला ऑप्शन में है, करें कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ हो जाएगा। यह कथन क्या है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, यह भी होगा। और दूसरा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, यह भी क्या है, सही है। यानी कि वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। यानी ये तीनों कथन, चारों कथन जो है क्या है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इन चारों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसका जिसमें राइट आंसर होगा आपका 1, 2, 3, 4 सब सही होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, यह वंदे भारत चली। करें कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यह वंदे भारत चलती है कहाँ से कहाँ तक? तो पहला है, पहली दिमाग में रखिएगा, पहली पूछ रहा है। पहला है कि वाराणसी से दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, और नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ये किसके किसके बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी से दिल्ली के मध्य। वाराणसी से दिल्ली के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी 2019 को पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का शुभारंभ किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यह है जामनगर, पारादीप, डिगबोई, तातीपाका।
तो बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा यह जामनगर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 115 का ए आपका जामनगर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 116 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पर है कि इंडियन बैंक का संबंध है यह सार्वजनिक से, यानी कि आपका एक का डी हो जाएगा। ICICI बैंक इसका संबंध है निजी से, ठीक है। और यह सिटी बैंक का संबंध है विदेशी से। और आपका सरस्वत बैंक का संबंध है सहकारी से, यानी कि इसका राइट आंसर 4 3 1 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 3 1 2 किस में है। 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी है, और डी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ई ब्रिज संबंधित है किससे। ई ब्रिज संबंधित है किससे। पहला ऑप्शन है ई ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। दूसरा है विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। और चौथा है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल पेहदार प्लेटफॉर्म से। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल दर यानी प्लेटफॉर्म में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने किया। निम्नलिखित समिति ने किया, तो इसका राइट आंसर होगा यह चलैया समिति, यह केलकर समिति और अन्य ऑप्शन है, लेकिन यही दोनों में आपका आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर जो होगा वह केलकर समिति होगा। केलकर समिति आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 119 करेक्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया। करेक्ट, किसके लिए यह उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया। पहला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए। दूसरा है बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए। तीसरा है महिला उद्यमियों के लिए। चौथा है कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। 119 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा चारों में। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा यह MSME मध्यम उपक्रमों के लिए, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यह BSE, ठीक है, BSE ग्रीनेक्स ने में कितनी कंपनियां सम्मिलित है। BSE ग्रीनेक्स में यह कितनी कंपनियां सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला में है 25, और बी में है 40, सी में है 50 और डी में है 100। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा यह 50 कंपनियां इसमें शामिल है। 50 कंपनियां इसमें 25 कंपनियां इसमें शामिल है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 121 कह कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। यह RN सरकार ने और कस्तूरी लाल भाई ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, कस्तूरी लाल भाई ने किया था। कस्तूरी लाल भाई सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी। चलिए अगला प्रश्न करें। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल यह क्लासर्ट वेब पोर्टल प्रारंभ किया। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरण मंत्रालय। तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चौथा है वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। पहला है कि वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनी। कौन जो है अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। यह तेल कंपनियां निर्धारण करता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अणुशक्ति
विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और क्या है, यह पहला है एनएमडीसी का, एनएचपीसी का, बीएचईएल का और एनटीपीसी का। इसका राइट आंसर जो बताएंगे यह हो जाएगा एनटीपीसी का, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 125। करें कि निम्नलिखित में कौन से फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी यह संतुति करता है। पहला है भारतीय किसान कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है कृषि लागत एवं कीमत आयोग और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, यह कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए गणित का है, गणित का हम जो है सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो 126 का जो राइट आंसर होगा यह आपका -1/x यानी कि आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 127। 127 का जो राइट आंसर होगा यह 21 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 128। 128 का जो राइट आंसर होगा यह होगा 17 मीटर यानी कि ऑप्शन ए। 129 चलते हैं, 129 का जो आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर होगा यह 8:7 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 130। 130 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10,000 10 लाख यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 131। 131 का नेक्स्ट करें कि अज्ञात संख्या को ज्ञात करें, तो यह कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसको पॉज करके बनाने के सारा क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका 121 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 132 और 132 का जो राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 28। नेक्स्ट है करेक्ट नेक्स्ट है 133 का मैथ का ही है और इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 134। 134 का जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, यह डी हो जाएगा, 300 और 350, 300 और 350। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 135। 135 का जो राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 134, 134। अब देखिए यहाँ से बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल का पूछ रहा है इसमें, और इसको भी डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य मूल्य में बिहार का हिस्सा कितना है, बिहार का हिस्सा कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 10.06%। बिहार का हिस्सा कितना है, 10.06%, 10.06%। 15वें वित्त आयोग में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 के बाद 137। क्वेश्चन नंबर 137 करें कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। यह पहला है बंगाल में, अवध में, पंजाब में या बिहार में। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 137 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा, यह बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा कि 1872 ईस्वी में यह बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने। पहला है मुंशी सूरजमल ने, राय रोशन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद मैसेन ने या फिर कृष्ण भट्ट ने। तो बताएंगे कि बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था यह किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ बिहार, छऊ जो है यह बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। छऊ जो है और किस राज्य का है, तो छऊ लोक नृत्य ये बिहार, झारखंड, बिहार झारखंड के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी है।
पश्चिम बंगाल का भी है और उड़ीसा भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह पश्चिम बंगाल है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने वर्ष जो है राष्ट्रपति रहे? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। कौन सा लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो हिंदी कला में साहित्य में आंतरिक कथाओं एवं उपन्यास के महारत्नाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है, इसका प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, पहला पे बिहार, दूसरा पे पश्चिम बंगाल, तीसरा में है यह कौन सा केरल और चौथा में है उत्तर प्रदेश। बताएंगे चारों में किसमें जो है जनघनत्व जो है सर्वाधिक है? तो यह बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में 1106 व्यक्ति, यह जनसंख्या जो है क्या होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बिहार। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका तृतीय है। ठीक है, तृतीय है। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। चौथा है पश्चिम बंगाल, ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास 75.59, भागलपुर 75.59% और पटना में 70%। तो बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा, सर्वाधिक साक्षर जो है यह रोहतास में है और वहाँ जो है 75.79% लोग साक्षर है। नेक्स्ट करें कि कपिलांशु, ठीक है, कपिलांशु धातु ऐसे उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ? बक्सर जिला का राजपुर, बक्सर जिला का रानीपुर, गया जिला का राजपुर, पश्चिम चंपारण जिला का तमकुहा। बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यह बक्सर जिला के राजपुरा में, बक्सर जिला के राजपुरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि थाबे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है कौन सा? कि थाबे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 147, करें कि बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन, यह 1934 में हुआ था। गया में, जमशेदपुर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर होगा यह पटना में, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा यह बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब? तो पहला है 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 17 अगस्त 1946 को या 20 अगस्त 1946 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बताएंगे आपका कौन सा होगा। 149 का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। यह जो है घोषणा के अनुसार बिहार में पूर्ण हड़ताल मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 150 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भाषाओं में गौ रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित हुआ था? पहला है 1884 में, दूसरा है 1875 में, तीसरा है
1857 में, चौथा 1893 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1893 में आपका सही आंसर होगा। 1893 में बिहार के सासाराम, पटना आदि क्षेत्रों में गौ रक्षा हेतु यह गौ रक्षणी सभा आयोजित किया था। यहाँ तक आपका सेट नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। अगला वीडियो फिर मिलेगा आपको 9 PM में, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि आपका सेट नंबर 4 का डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।